काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। शब्द जीवन को अर्थ देते हैं और शब्द ही जीवन का अनर्थ भी कर देते हैं। बोलना सीखने में एक बच्चे को जन्म से लेकर करीब 3 साल का समय लगता है, लेकिन कब, कहां, क्या और कैसे बोलना है, इसके लिए पूरी उम्र लग जाती है। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनके चयन पर निर्भर करता है कि उनकी कीमत मिलेगी या चुकानी पड़ेगी। कबीर कह गए हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी बातचीत का सलीका ऐसा हो कि आप दूसरों का मन जीत ले। इससे सामने वाले व्यक्ति के साथ साथ आप अपने मन को भी शीतल करेंगे। आप अपने शब्दों से किसी भी व्यक्ति को सुकून पहुंचा सकते हैं, हिम्मत दे सकते हैं और उन्हीं शब्दों से किसी का मन दुखा सकते हैं। इसलिए कोशिश हमेशा ऐसी हो कि हमारी बातों से किसी का भी मन न दुखे। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश की बड़ी राष्ट्रीय सुर्खियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उनकी अगवानी की। राष्ट्रपति का आज भावनगर जिले का दौरा करने का कार्यक्रम है। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड जा रहे हैं। प्रधानमंत्री भगवान केदारनाथ के दर्शन करेंगे और कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे के मद्देनजर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री का ये 1 महीने के भीतर दूसरा उत्तराखंड का दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उनके लिए मुआवजे की घोषणा की। डोडा जिले में एक मिनी बस के खाई में गिरने से 9 यात्रियों की मौत हो गई थी और हादसे में 15 लोग घायल हुए थे। सरकार ने विवेक देवराय की अध्यक्षता में एक बार फिर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM का पुनर्गठन किया है। EAC-PM के पुनर्गठन को 2 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक मंजूरी दी गई है। पुनर्गठन के तहत परिषद से वी अनंत नागेश्वरन को हटा दिया गया है, जबकि राकेश मोहन, पूनम गुप्ता और टीटी राम मोहन को EAC-PM के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। परिषद के अन्य अंशकालिक सदस्यों में साजिद चनॉय, नीलकंठ मिश्रा और नीलेश शाह शामिल हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि नवाचार ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक है। उन्होंने गोवा के
पेड़रे में संत सोहिरोबनाथ अंबिया कला और वाणिज्य सरकारी महाविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने हायर एजुकेशन में मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के लिए अनुसंधान और नवाचार के लिए सही पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम बनाना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में TBRL कर्मचारियों को संबोधित किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी आज देश को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और क्षमताएं प्रदान करने वाली लैब बन गई है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से एक शांति प्रिय देश रहा है। किसी भी विवाद को अपनी तरफ से शुरू करना हमारे मूल्यों के खिलाफ है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमारा देश किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को देश भर में स्नातक स्तर के मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए नीट के परिणाम घोषित करने की अनुमति दे दी। सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाकर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के लिए नीट यूजी परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के 20 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ एनटीए द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी कोविड-19 रोकथाम उपायों को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया। कुछ राज्यों में कोविड वायरस के स्थानीय प्रसार के चलते अभी देश में स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है, जिसके मद्देनजर कोविड प्रोटोकॉल को अभी जारी रखने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में कहा है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मौजूदा प्रोटोकॉल 30 नवंबर तक जारी रहेंगे। और देश की बड़ी खबरों पर नजर डालने के बाद आइए अब बात करते हैं NEWS यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तमाम राज्यों से आ रही बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र सरकार ने 9 बाढ़ से प्रभावित जिलों के किसानों को 7 अरब 74 करोड़ रुपए की सहायता की मंजूरी दी है। 75% हिस्सा बारिश में सबसे ज्यादा प्रभावित 9 जिलों में वितरण के लिए स्वीकृत किया गया है। छठे सीरो सर्वेक्षण से दिल्ली में 97% सीरो पॉजिटिविटी का पता चला। सभी जिलों में इसकी दर 95% से अधिक है। वहीं दिल्ली में 18 साल से कम उम्र की आबादी में सीरो पॉजिटिविटी करीब 88% दर्ज की गई है। केरल में तेज हवाओं और कम दबाव का क्षेत्र बनने से आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। राज्य के 6 जिलों तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलपुझा, पटनमथिट्टा, कोट्टायम और इडुक्की में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कन्नूर और कासरगोड को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में आज तेज बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश सोमवार तक जारी रहने की संभावना है। तेलंगाना में करीमनगर जिले के हजूराबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 30 अक्टूबर को उपचुनाव कराया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक उपचुनाव के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। उपचुनाव से पहले मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी हैं। और राष्ट्रीय और राज्यवार सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। आसियान शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत क्वाड देशों के साथ मिलकर हिंद प्रशांत देशों को मदद करने की संरचना पर काम कर रहा है। कोविड-19 महामारी के बाद की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और कोविड वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर प्रधानमंत्री ने आसियान देशों को भारत के हर संभव मदद का आश्वासन दिया। भारत आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान की एकता भारत के लिए प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री ने आसियान के साथ मित्रता को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का अभिन्न अंग बताया।
G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की। COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान भारत, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सौर ऊर्जा को विश्वव्यापी बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लॉन्च करेगा। इस कार्यक्रम के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मौजूद रहेंगे। 5 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री विश्व के नेताओं के 26वें अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रोम में आयोजित G20 देशों के समूह के वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में आज भाग लेंगी। इसमें कोविड महामारी की रोकथाम को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। वित्त और स्वास्थ्य मंत्री इस बात पर चर्चा करेंगे कि महामारी के खिलाफ उपायों की रफ्तार को कैसे प्रभावी बनाया जाए और मंत्रालयों के बीच आगे के लिए बेहतर तालमेल व्यवस्था का निर्माण किया जाए। ये बैठक 30 से 31 अक्टूबर तक रोम में होने वाले G20 देशों के समूह के शिखर सम्मेलन से पहले हो रही है। भारत में इजरायल के राजदूत नोर गिलोन ने कहा है कि भारत, यूएई और अमेरिका के साथ बने समूह में कोई सैनिक भागीदारी नहीं होनी है। दिल्ली में उन्होंने कहा कि यह समूह आर्थिक सहयोग और विकास के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत, अमेरिका, इजरायल, यूएई समूह किसी भी देश के खिलाफ नहीं है। भारत की उत्पादन क्षमता, इजरायल की तकनीक और यूएई की आर्थिक ताकत और अमेरिका का साथ इसे काफी प्रभावी समूह बनाएगा। और अब बात न्यूज यू कैन यूज की, यानी कि एक ऐसी खबर जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। न्यूज यू कैन यूज में आज की जानकारी हमारे देश के किसानों की काम की है। बिल्कुल, कृषि प्रधान भारत में देश के अन्नदाताओं की आय को दुगना करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। किसानों को लाभ पहुंचाने से जुड़ी तमाम योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर बेहद जरूरी है, लेकिन देश में कई किसान ऐसे हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ट्रैक्टर नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें ट्रैक्टर किराए पर लेना पड़ता है या बैलों का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन अब केंद्र सरकार पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को आधे दाम पर ट्रैक्टर मुहैया कराएगी। आइए जानते हैं किसानों को कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी मुहैया कराती है। इस योजना के तहत किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर आधे दाम पर खरीद सकते हैं। बाकी का आधा पैसा सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है। इसके अलावा कई राज्य सरकारें भी किसानों को अपने अपने स्तर पर ट्रैक्टरों पर 20 से 50% तक की सब्सिडी मुहैया कराती हैं। केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी एक ट्रैक्टर खरीदने पर ही दी जाएगी। अगर कोई किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो जरूरी दस्तावेज के तौर पर किसान के पास आधार कार्ड, जमीन के कागज, बैंक की डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो का होना जरूरी है। इस योजना के तहत किसान किसी भी नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर किसान ट्रैक्टर योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ खेती योग्य भूमि वाले किसानों के नाम पर ही होना चाहिए। यदि खेती की जमीन किसी और के नाम पर है तो किसान ट्रैक्टर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए उसके नाम पर आवेदन नहीं कर सकता। और ये महत्वपूर्ण जानकारी जो कि किसानों के काम आ सकती है। और प्रीति, जो कोशिशें हैं लगातार, मुझे लगता है बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन जिनके लिए बनाई गई हैं उन तक पहुंचना जरूरी है। बिल्कुल, और तमाम ऐसे छोटे और सीमांत किसान हैं जो चाहते हैं कि उनका अपना ट्रैक्टर हो। एक बहुत बड़ी मदद हो सकती है। कहने के लिए सिर्फ ट्रैक्टर के लिए योजना है, लेकिन पराक्रम ये आम किसान के लिए एक बड़ी मदद के रूप में सामने आ सकती है। बिल्कुल, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आज अब आपकी सेहत की। और प्रीति, आपकी सेहत की बात करें तो आज हेल्थ में हम व्यूअर्स के लिए क्या कुछ खास लेकर आए? आज हम हेल्थ में वो समस्या लेकर आए हैं जो आज बहुत आम हो गई, और खासकर हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद ये समस्या लगभग, मैं कहूंगी कि हर व्यक्ति के सामने आई है। और लोगों में जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, बाल झड़ने की, हेयर फॉल या कहें हेयर लॉस भी लोगों को हो रहा है, इसका सामना करना पड़ रहा है। कई बार मौसम की वजह से ये समस्या होती है और कई बार पोषक तत्वों की कमी भी इसका एक बड़ा कारण हो सकती है। हेयर फॉल के कारण और क्या है और इसका
क्या समाधान है, आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो कि बहुत ही चिंता का कारण बन चुका है आज के दिन, विच इज़ पोस्ट कोविड हेयर फॉल। लोग बहुत परेशान हैं अपनी हेयर की क्वालिटी को लेके, थिनिंग ऑफ हेयर को लेके। तो आइए जानते हैं इसके कारण क्या है और क्या है इसका ट्रीटमेंट। कोविड के दौरान और कोविड के बाद देखा गया है लोगों ने अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दिया है, जिस वजह से बहुत न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी हो गई, जैसे विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन एंड प्रोटीन्स। दूसरा जो कारण है वो है स्ट्रेस। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैं बताऊंगी इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो बेस्ट ट्रीटमेंट जो है दैट इज़ अ हेल्दी वेल बैलेंस्ड डाइट। आपको अपने न्यूट्रिएंट्स को फुलफ़िल करना है विद अ वेल बैलेंस्ड डाइट अलॉन्ग विद अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। तो वेल बैलेंस्ड डाइट में क्या आ जाता है, जैसे अगर मैं बात करूँ एक थाली में रोटी, सब्जी, सैलेड, ड्राई पत्ता एंड दाल, तो ये है एक वेल बैलेंस थाली। तो अगर आप ये प्रॉपर लेते हैं, दिन में प्रॉपर ब्रेकफास्ट करते हैं, इन बिटवीन स्नैक्स खाते हैं और गुड क्वालिटी प्रोटीन लेते हैं जिसमें टोफू, एग, चिकन, फिश, पनीर आ जाता है, तो आप खुद देखोगे कि आपकी हेयर फॉल में कितना रिडक्शन आ रहा है विदिन 20 डेज। इसके अलावा कुछ ऐसे वाइटामिन्स हैं जो आपको फुलफ़िल करने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे विटामिन डी। तो विटामिन डी के लिए आप बेस्ट सोर्स है सनलाइट, तो आप सनलाइट में बैठ सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी के लिए आंवला लेना है। फ्रेश आंवला अगर आप लेते हैं उसका जूस निकाल के, विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। बायोटिन के कैप्सूल्स और टैबलेट्स आते हैं मार्केट में। टैबलेट को क्रश करके ऑयल में आपने उस ऑयल को अपने रूट्स में लगाना है फॉर 20 मिनट्स। सेकेंड जो कॉज था वो था स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का जो ट्रीटमेंट है, बेस्ट ट्रीटमेंट जो है मैं कहूँगी वो है ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति, भस्त्रिका फॉर 15-20 मिनट्स अलॉन्ग विद 15-20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, तो आप अगर मेरी बताई हुई बातें करते हैं फॉलो अच्छे से, आप खुद देखेंगे 20 डेज़ के अंदर अंदर आपको हेयर की क्वालिटी में, हेयर फॉल में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। नमस्कार। तो उम्मीद करते हैं कि ये हेयर फॉल की ट्रीटमेंट की जो सलाह है ये आपके काम आएगी। और प्रीति, मुझे लगता है कि हर एज के साथ ये प्रॉब्लम है, हेयर फॉल का जो इशू है। बिल्कुल, पहले माना जाता था कि उम्र के साथ बाल झड़ते हैं, लेकिन अब देख रहे हैं तमाम युवा, यहाँ तक कि बच्चों में भी बाल झड़ने की समस्या देखी जा रही है। और जैसा हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि न्यूट्रिशन की जो कमी है खाने में वो बहुत बड़ा कारण है, और साथ ही व्यायाम ना करना भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं व्यायाम के जरिए बढ़ता है और वो हमारे बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। तो इन छोटी छोटी टिप्स का आप ख्याल रखिए, ध्यान रखना जरूरी है। और जैसे कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, ठीक वैसे ही आपको अपने बालों की सेहत के लिए भी सतर्क रहना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं और आइए अब हम बात करते हैं हमारे बेहद खास सेगमेंट आज के इतिहास की, और जानते हैं इतिहास के पन्नों में 29 अक्टूबर की तारीख में क्या कुछ खास घटनाएं दर्ज हैं। 29 अक्टूबर वर्ष 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई। इसकी स्थापना में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अहम भूमिका रही। असहयोग और खिलाफत आंदोलन के दौरान ब्रिटिश राज में इसकी स्थापना अलीगढ़ में एक संस्थान के रूप में की गई। इसकी आधारशिला स्वतंत्रता सेनानी मौलाना महमूद हसन ने रखी। साथ ही इसके संस्थापक नेताओं में से अली ब्रदर्स के नाम से मशहूर मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली भी थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जामिया के सह संस्थापक भी थे और वर्ष 1928 से इसके कुलपति के रूप में भी सेवारत थे। वर्ष 1988 में भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा जामिया को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया। 29 अक्टूबर वर्ष 1923 में तुर्की में गणराज्य की स्थापना हुई। तुर्की के सैन्य कमांडर मुस्तफा कमाल अतातुर्क देश के पहले राष्ट्रपति बने। तुर्की में ओटोमन साम्राज्य के खत्म होने का ऐलान किया गया और इसके साथ ही तुर्की में संसदीय लोकतंत्र आरंभ हुआ। राष्ट्रपति कमाल अतातुर्क ने देश में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार किए और देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया। इसके साथ ही ओटोमन साम्राज्य के धार्मिक प्रभाव से लोगों को दूर करने के लिए अंकारा को राजधानी बनाया गया। 29 अक्टूबर वर्ष 2006 में विश्व स्ट्रोक दिवस मनाने की घोषणा की गई। यह दिवस वर्ष 2006 में विश्व स्ट्रोक संगठन WHO द्वारा शुरू किया गया। यह दिन स्ट्रोक की गंभीर प्रकृति और उच्च दर को रेखांकित करने, स्थिति की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
इस दिन के लिए विश्व के संगठनों ने दुनिया भर में स्ट्रोक के हानिकारक प्रभावों को सुधारने के लिए शिक्षा, परीक्षण और पहल पर जोर देने वाले कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान की है। WHO ने वर्ष 2010 में स्ट्रोक को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। तो कई खास घटनाओं को समेटे हुए था हमारा आज का इतिहास। और प्रीति, वर्ल्ड स्ट्रोक डे का जिक्र हमने किया इतिहास में, और मुझे ऐसा लगता है कि जो ऐसी बीमारियां हैं उनके प्रति जागरूकता ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास तौर से ऐसी बीमारियां जो कि हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हैं, तो वो उस पर ध्यान रखा जाना ज़रूरी है। और जितनी बातचीत ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा जागरूक लोग हो पाएंगे। इसीलिए WHO एक दिन भी निर्धारित करता है किसी भी, हम कहें, बीमारी को लेकर या कोई खामी को लेकर, ताकि उसके बारे में जागरूकता, ऐसे पराक्रम आपने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, लोग उसके बारे में जाने, परिवार उसके बारे में जाने, और जो लोग भी इससे जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी भी मदद हो, लोग उन्हें भी समझें। बिल्कुल। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हमारे उस खास सेगमेंट की जिसका हर स्टूडेंट्स को इंतजार रहता है। हम बात कर रहे हैं करियर मंत्र की। करियर मंत्र में आपको बताएंगे मेडिकल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। हमारे देश में डॉक्टर्स की जो कमी है वो एक समस्या है। देश में डॉक्टर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए लगातार जो है वो उपाय किए जा रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा नीति में भी परिवर्तन किए गए हैं, और उससे अब ये उम्मीद बंधी है कि डॉक्टरों की जो कमी है ये दूर होगी। साथ ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए जो निर्धारित सीटें हैं इसके तहत वो बढ़ाई गई हैं, जिसका फायदा जाहिर तौर पर जो छात्र हैं उन्हें मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रवेश परीक्षा को दे पाएंगे। तो आइए हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं मेडिकल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। अगर आपको स्पेशलिस्ट बनाना है तो पहले 4.5 साल उसकी अंडर ग्रेजुएट ट्रेनिंग होगी, 1 साल इंटर्नशिप होगी, फिर 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, और उसके बाद फिर 2 या 3 साल की सुपर स्पेशलाइजेशन होगी। तो अगर किसी को हार्ट का डॉक्टर बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है या न्यूरोलॉजिस्ट बनना है तो उसको इतने साल पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें, ऐसा नहीं हो सकता कि हम ओवरनाइट हमें 10,000 डॉक्टर की जरूरत हम बना लें। अच्छा, फिर तो इसी सोच को रखते हुए सरकार ने ऐसी नीति बनाई कि जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करें, उसको बढ़ाएं, साथ के साथ टीचर्स की क्वांटिटी बढ़ाएं, या हर टीचर को पहले जैसे था कि एक टीचर पे हम 2 बच्चों की पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे, अगर हम उसको थोड़ा बढ़ा लें तो हम इसी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी रूप से ही हम ज़्यादा डॉक्टर्स बना सकते हैं। तो 157 नए मेडिकल कॉलेज खोलने पर काम शुरू हो चुका है, और देश में अब तक 19 एम्स जो हैं वो बन चुके हैं, जहां पर मेडिकल छात्रों को उच्च शिक्षा दी जा रही है ताकि वो अच्छे डॉक्टर्स बन सकें। और कहीं ना कहीं कोविड काल के बाद पराक्रम हमने जाना है कि जो स्वास्थ्य है वो कितना बड़ा मुद्दा है, और भारत में लगातार अब इस दिशा में सुधार भी हो रहे हैं। तमाम जो विकसित देश हैं, हम जानते हैं कि वो अपनी GDP का बहुत बड़ा प्रतिशत है जो स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। इस मुकाबले हम थोड़ा पीछे हैं अभी, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें हम सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे हम इसमें एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं पराक्रम, तो हमने देखा कि प्रैक्टिकल जो है अब उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। यानी थ्योरी पार्ट तो है ही, लेकिन प्रैक्टिकल किस तरह से करना है इस पर ज्यादा जोर होगा। साथ ही जो तमाम सुविधाएं भी मेडिकल कॉलेज में है उनका स्तर भी काफी बढ़ाया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है, स्टैंडर्ड भी काफी बढ़ेगा। और इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, जो कि मेडिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और ज्यादा पुख्ता और प्रभावी बनाता है, उस पर भी अब जो न्यू एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जोर दिया गया है। और आपको बता दें कि जो MBBS सीट्स हैं वो बढ़ा करके 84,000 कर दी गई हैं। तो बहुत सारी ऐसी कोशिशें हैं जिसके जरिए अच्छे डॉक्टर्स हमें देश को मिल सकें, इस पर अब काम होगा और क्वालिटी पर ज्यादा फोकस होगा, और उसको लेकर के जो टीचर्स ट्रेनिंग है उस पर भी बल दिया गया है। तो हर बारीकी पर, हर पहलू पर अब ध्यान दिया जा रहा है और इस तरफ सुधार की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। और प्रीति, अब उम्मीद ऐसी कि अच्छे डॉक्टर्स हमारे देश को अब मिलेंगे, और जो कोविड के समय में जिस सिचुएशन का सामना पूरे देश ने किया है, कमोबेश ऐसी स्थिति का सामना दोबारा हमें ना करना पड़े, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और अब समय है आपसे विदा लेने का। जाते जाते आपको दिखाते हैं गुजरात का एक अनोखा रेस्टोरेंट। गुजरात के वडोदरा में इन दिनों एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आप देखिए इस लाजवाब एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट की झलक। और फिलहाल मुझे और पराक्रम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।